शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे गद्य के अंतर्गत दूसरा पाठ, जिसको लिखा है श्री राम परिहार ने, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। तो आइए उसके अगली कड़ी पर चर्चा करते हैं। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर ही रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में जो तपन होती है उसे नदी के स्नान से बुझाया जाता है। तो धरती में ये जो जलधाराएं हैं, एक नर्मदा और दूसरा सोन नदी, दोनों अपने जलधारा से जीवन के ताप को शमित कर रहे हैं। धरती के सूखे किनारों नदियों को हंसी बांट रहे हैं, अर्थात वे अपने नदी के शीतल स्पर्श से धरती के किनारों को हंसी बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। अर्थात ज़्यादातर उत्सव नदी के किनारे ही होती है। उन उत्सवों के माध्यम से आनंद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। आपने इसके पूर्व एक कहानी सुनाया था, उसे तो आप भली भांति याद रखे होंगे कि जुहिला, जो कि नर्मदा की सखी है, उसे दूत बनाकर नर्मदा सोन के पास प्रणय निवेदन के लिए भेजती है। परंतु जुहिला के मन में खोट आ जाता है और वह सोन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वयं उसे विवाह कर लेती है। विवाह होने की खबर जैसे ही नर्मदा माता को होती है तो वह माई की बगिया में भूमिगत होकर, अर्थात धरती के अंदर से ही वह प्रवाहित होकर के बहने लगती है और 2-3 किलोमीटर तक लगातार बहते रहने के बाद पश्चिम दिशा की ओर सतह पर आती है। कपिल धारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। नर्मदा नदी की एक धारा कपिल धारा के पास भी दिखाई देता है। यह प्रसंग मानवीय संदर्भ लिए हुए है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह कहानी दो नदियों की है, परंतु इसमें मानवीय संदर्भ प्रस्तुत कर दिया गया है, अर्थात इसको मानवीय विचारधाराओं से जोड़ दिया गया है। लोक ने नर्मदा को कहीं मानवीय और कहीं देवी गुणों से मंडित किया है। अलग अलग कथाकारों के दृष्टिगोचर के अनुसार नर्मदा को किसी ने मानव की संज्ञा दी है तो किसी ने देवी की संज्ञा दी है। इस प्रकार से किसी ने उसकी तुलना मानवीय गुणों से की है तो किसी ने देवीय गुणों से की है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति तक फैलाव का सुफल है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य में जो मानवीय दृष्टि है, उस मानवीय दृष्टि का फैलाव प्रकृति तक हो गया है। हम लोग वृक्ष, पर्वत, नदियाँ सभी में भगवान की परछाई को देखते हैं, परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता होगा। वह जलधारा ही वर्तमान नर्मदा कुंड तक आती होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम तटस्थ दृष्टिकोण से देखें, लेखक के नज़रिए से न देख करके स्वयं के नज़रिए से देखें, तब भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया में पुरातन समय में कोई जल स्रोत बहता रहा ही होगा, जो कि वह जलधारा ही वर्तमान में नर्मदा कुंड तक आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर बहती चली गई होगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा विरल होने से इस स्रोत में भी अंतर आ गया है। लेखक का कथन है कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो लोगों की जो विचारधारा है संकीर्ण होती गई है, जिसके फलस्वरूप अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा भी तरल होने लगी है, जिसके कारण से नर्मदा नदी के स्रोत में भी अंतर आया है। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई है। आगे माई की बगिया से लेकर के नर्मदा कुंड तक की जो जलधारा है वह सूख गई है। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही होगी
और लेखन का कथन यह है कि नर्मदा नदी के आगे भी यही स्थिति बनी हुई है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। लेखक कहते हैं कि जहाँ पर नर्मदा नदी है वहाँ पर जो अमरकंटक का शिखर है उसका भाग एवं वहाँ की जो भूमि है ज़्यादा ऊंची है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है और उस ऊंची भूमि से जो जलधारा प्रवाहित होकर के आती है वही नर्मदा कुंड तक पहुँचती है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि नर्मदा का जन्म अमरकंटक के आत्मा से ही हुआ है। उसके प्राणों के रस में नर्मदा में अनादि काल से प्रलय काल से जल जीवन निश्रित हो रहा है। मतलब नर्मदा नदी में जो जीवन है वह अमरकंटक के प्राणों के रस से बना हुआ है। इसीलिए नर्मदा नदी में जो जलधारा है वह अनादि काल से या प्रलय काल से आज भी जीवन निश्रित हो रहा है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया। यह बात सच है कि अमरकंटक ने नर्मदा के उद्गम करके भारत के लिए एक प्रकार से वरदान ही साबित किया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। कहा जाता है कि भगवान अमरेश्वर शिव का कृपा ही था कि अमरकंटक के माध्यम से धरती को यह मिली है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धारा है। वास्तव में शिव की कन्या नर्मदा ही है जो जल धारा के रूप में अमृत धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। सोन के उद्गम स्थान को सोनमुड़ा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया गया है। आजकल नर्मदा कुंड की भांति यहाँ भी एक पक्का सा कुंड बना दिया गया है, पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकल कर बह रही है और ऊपर के पर्वत के ऊपर से बहकर आती है। कहा जाता है कि यह कुंड जो है वहाँ से पतली जलधारा निकल रही है और वह भी पर्वत के ऊपर से बह कर के आती है। मोटी जलधार में मिलकर सोन को नद स्वरूप देती है और एक बड़ी मोटी जलधारा के रूप में बन जाती है जिसका स्वरूप है सोन नदी। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। लेखक का कथन है कि थोड़ी दूर जाने के पश्चात यह नदी दिखाई नहीं देती, अर्थात सैकड़ों फीट से गिरने के बाद वृक्षों की जो ऊंची ऊंची तना है उन तनों में अदृश्य सी हो जाती है। यह सोन पर पहला प्रपात है। सोन नदी पर यह सबसे पहला जलप्रपात है। यही प्रपात दूर से दिखाई देता है। ये प्रपात दूर से भी देखने पर दिखता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जनों द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। जो लोग अमरकंटक के दर्शन के लिए आते हैं वह सोन नदी में कुछ सिक्के भी प्रवाहित करते हैं। वही सिक्के आज भी दिखाई देते हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। अमरकंटक के लिए सोन नदी गर्व के समान है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से और परिक्रमा वासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भीड़े में से निकली है। लेखक को कई प्रकार की कहानियाँ भी सुनने के लिए मिला था। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो नर्मदा का उद्गम स्थल है उस पर जो जलकुंड बना है वह वर्तमान में पक्का है, लेकिन इससे पहले उसको पक्का नहीं बनाया गया था। उनके गांव में जो बड़े बूढ़े लोग हैं तथा वहाँ जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं उनके माध्यम से लेखक ने सुना था कि अमरकंटक में जो माई रेवा है अर्थात जो नर्मदा नदी है वह बांस के झुंड से निकली हुई थी। परंतु जब लेखक बड़े हुए और यहाँ आए उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। बांस के भीड़े से निकले वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी है। इसीलिए लेखक के मन में बांस के झुंड से निकलने वाली बात जिज्ञासा ही बनी हुई है।
लगता है यहाँ तब आम दरख्त नहीं रही होगी। लेखक का कथन है कि उस समय शायद आम के पेड़ नहीं रहे होंगे। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी और प्रकृति अपने प्राकृतिक रूप पर बार बार आसक्त होती होगी एवं गर्व भी करती होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी। उस समय जो घेराबंदी है वह नहीं हुई होगी। तब बहुत पहले बांस के भीड़े यहाँ रहे होंगे, उनमें से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। अर्थात लेखक ने जो किंवदंती सुनी है वो भी एक तरफ से सच हो सकता है। बहुत पहले जिस समय नदी के उद्गम स्थल पर घेराबंदी नहीं हुई होगी, अर्थात सीमेंट और कंक्रीट से उसको पक्का कुंड नहीं बनाया होगा, उस समय शायद बांस के झुंड से यह निकली होगी और जल स्रोत भी बहता रहा होगा। बांस के भिंडों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो या प्राकृतिक स्थितियों के बदलने और बांस वनों के कटने से बांस का भीड़ा समाप्त हो गया हो, जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। नर्मदा जीवन उत्स का चरम और अमर फल है। कहने का अभिप्राय यह है कि नर्मदा नदी जीवन के उत्सव का चरम और अमर फल है। आज के लिए इतना ही, आगे की कड़ियों में फिर से देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।